फ्रेंड्स, आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर 8, 9 और 10 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में ये मेंशन्ड है कि बहुत सारे स्प्रिंग के अरेंजमेंट को शो किया गया है और उनकी स्टिफनेस को मार्क किया गया है K1 और K2। तो आपको बताना है इनमें से किस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट स्टिफनेस जो है वो होगा 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस 2K2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर स्प्रिंग को हम सीरीज में कनेक्ट करें तो K इक्विवेलेंट कितनी होती है, वहीं अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो जो K इक्विवेलेंट होती है वो कितनी होती है। तो जैसा कि हमको पता है कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें दो स्प्रिंग को तो वो 1/K इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/K1 प्लस 1/K2। अगर 3 को करे तो प्लस 1/K3 हो जाती है, प्लस 4 को करे तो 1/K4 हो जाएगा। वैसे ही n को करे तो प्लस प्लस डैश 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 प्लस 1/Kn हो जाएगा। तो हम कितना भी स्प्रिंग के लिए K इक्विवेलेंट अगर सीरीज में दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर पैरेलल में दी हुई है तो पैरेलल में जो K इक्विवेलेंट होती है वो होती है K1 प्लस K2। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्या किए कि ऑप्शन डी की तरफ मूव किए। ऑप्शन डी में जो था ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, दोनों का समेशन होता है K इक्विवेलेंट। तो इसका क्या हो जाएगा 2K2। अब 2K2 वाला स्प्रिंग और K1 वाला जो स्प्रिंग है ये K1 ये 2K2 ये किस में होंगे, सीरीज में होंगे। अब सीरीज में क्या होता है K इक्विवेलेंट K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। K1 की जगह तो K1 ही है, K2 की जगह क्या है 2K2 है, तो K2 की जगह 2K2 पुट करेंगे, यहाँ भी 2K2 पुट करेंगे। तो जो ऑप्शन जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस था वो इक्वल आ जाएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस है वो मैच कर रहा है जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस दिया हुआ था। इसी कारण कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो था इसमें बोला गया था कि जो एक स्प्रिंग की जिसकी कि 20 एक्टिव टर्न्स है और उस पर जब लोड हम 1000 न्यूटन अप्लाई करते हैं तो उसमें जो डिफ्लेक्शन है वो 10 mm होता है। अब हम क्या किए कि इस स्प्रिंग को दो हाफ में डिवाइड कर दिए और दोनों में 10 एक्टिव कॉइल कर दिए और उस दोनों को स्प्रिंग को हम पैरेलल में प्लेस कर दिए अंडर द सेम लोड। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम की, नए वाले सिस्टम में जो डिफ्लेक्शन है स्प्रिंग की वो कितनी होगी। तो जैसा कि हमको दिया हुआ है कि n दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन दी हुई है, F दी हुई है, तो मैं यहाँ से स्टिफनेस निकालूंगा स्प्रिंग की। स्टिफनेस क्या हो जाएगी K इज इक्वल टू 1000/10 फोर्स डिवाइडेड बाई डिफ्लेक्शन। ये किस में होगी, न्यूटन पर एम एम में, न्यूटन पर एम एम में होगी। अब मेरे को पता है ये इक्वेशन हम इससे याद होना चाहिए। स्टिफनेस स्प्रिंग की होती है वो जो होती है GD/8 क्यूबेंट। C क्या होता है, स्प्रिंग इंडेक्स होता है। ये क्या होता है, D/D होता है। D क्या है, वायर का डायमीटर है। ये D क्या है, मीन कोइल डायमीटर है। तो यहाँ से हमको पता चला जो स्टिफनेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स है। अगर मान लीजिए हम नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स को हाफ कर दें तो जो स्टिफनेस होगी वो ट्वाइस हो जाएगी। तो यहाँ पे हाफ किया गया था तो नया वाला स्प्रिंग का एक हाफ का जो स्टिफनेस होगा वो कितना हो जाएगा 2K हो जाएगा। अब यह क्या किया गया कि इन दोनों 2K वाले स्टिफनेस वाले स्प्रिंग को पैरेलल में प्लेस किया गया। तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो नया वाला सिस्टम जो बना उसका जो K डैश इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो गया 4K हो गया। अब हमको पता है F इज इक्वल टू फोर्स जो है सेम है सेकेंड वाले सिस्टम में भी। तो F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट डैश इंटू डेल डैश लिख सकते हैं। डेल डैश क्या हो जाएगा F/K इक्विवेलेंट डैश। अब K इक्विवेलेंट डैश हम यहाँ से निकाल चुके हैं, कितना है 4K के बराबर है। और K का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है 1000/10 है। और F का वैल्यू कितना है 1000 है। इसको पुट किए, सॉल्व किए, आया मेरा 2.5 mm डिफ्लेक्शन नया वाला सिस्टम का। इसी कारण मेरा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि एक वेइंग मशीन कंसिस्ट कर रहा है 2 kg पैन जो कि रेस्ट कर रहा है एक स्प्रिंग पे। इस कंडीशन में जो पैन का जो लेंथ है स्प्रिंग का वो है 200 mm। अगर हम क्या करते हैं 20 kg का मास अगर और रख देते हैं पैन पे तो जो लेंथ है स्प्रिंग की वो हो जाती है 100 mm। तो आपको बतानी है कि अनडिफाइंड लेंथ L स्प्रिंग की कितनी होगी और स्टिफनेस कितनी होगी। मैं मान लिया कि जो स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है। अगर हम 2 kg का रख देते हैं ब्लॉक तो उस केस में 200 mm दी हुई है और हम मान लिया डिफ्लेक्शन जो है ओरिजिनल पोजीशन से वो x1 है। वैसे ही अगर इस पे हम 20 kg का और रख दें तो जो लेंथ है स्प्रिंग की वो 100 हो जाएगी और मान लिया मैं डिफ्लेक्शन ओरिजिनल पोजीशन से वो x2 है। तो x1 कितनी हो जाएगी, x1 कितनी हो जाएगी, ये टोटल L माइनस ये 200। तो x1 कितना हो गया L माइनस 200। x2 कितनी हो जाएगी, ये टोटल L माइनस ये 100, L माइनस ये 100। तो ये कितनी हो गई x2 L माइनस 100। अब हमको पता है F इज इक्वल टू क्या होती है K इंटू डेल। इस केस में F कितना है 2G है, K
डेल कितनी है, x1 है, तो x1 कितना है L-200, इसको mm में था, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। वैसे ही सिमिलरली सेकंड कंडीशन के लिए करेंगे। सेकंड कंडीशन में कितनी टोटल लोड एक कर रही है 22G की, 20 kg तो ये रखा गया और 2 kg पहले से था, तो टोटल कितना हो गया 22G। और डिफ्लेक्शन कितनी हुई ओरिजिनल पोजीशन से, x2 कितनी है L-100, इसको भी मीटर में कन्वर्ट किए, डिवाइडेड बाई 1000 कर दिए, तो ये इक्वेशन 2 मान लिए। दोनों को डिवाइड किए, सॉल्व किए, यहाँ से आया L जो आया ओरिजिनल लेंथ जो अनडिफाइंड लेंथ है स्प्रिंग की वो आया 210 mm। इस L के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, वहाँ से मेरे को स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग जो है वो आया 1960 न्यूटन पर मीटर। तो मेरा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि एक स्प्रिंग है जो कि म्यूजिक वायर का बना हुआ है, जिसकी की डायमीटर 2 mm है और शियर स्ट्रेंथ और शियर मॉड्यूलस जो है वो दी हुई है, और मीन कॉइल डायमीटर भी आपको दी हुई है, फ्री लेंथ भी दी हुई है, एक नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स टर्न्स भी दी हुई है। तो क्या किया गया कि अगर हम मीन कॉइल डायमीटर को हम क्या किए कि 10 mm तक 10 mm कर दिए, 20 mm से हम 10 mm कर दिए, मतलब हाफ कर दिए, तो जो नया वाला स्टिफनेस होगा स्प्रिंग का वो कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो जैसा कि हमको पता है स्टिफनेस क्या होती है GD/8 सी क्या होता है स्प्रिंग इंडेक्स D/D, इसको D/D के टर्म पुट किए, ये हो गया GD⁴ डिवाइडेड बाई 8D³। तो हम यहाँ से देखें जो स्टिफनेस है स्प्रिंग की वो किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D³ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D³ है। तो यहाँ पे जैसे D' क्या कर दिया गया D/2 कर दिया गया, अगर हम D' को अगर हम D/2 कर दे तो D/2 के क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि D/2 के इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि जो K' होगा वो 8 टाइम्स ऑफ K हो जाएगा। तो मेरा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनमें से किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। तो जैसा कि हमको पता है स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग का जो स्टीफनेस होता है वो कैसे देते हैं GD/8 से। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कोयल के डायमीटर पे। हाँ, कोयल के डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सी जो क्या होता है D/D होता है, तो D/D के D का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से D पे तो डिपेंड कर ही रहा है। नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, यस। नंबर ऑफ वायर डायमीटर पे कर रहा है, यस। स्मॉल डी पे भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि एक हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग है जो कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है और कंप्रेसिव लोड को सब्जेक्टेड है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर में दी हुई है 24 मेगापास्कल। तो आपको बताना है कि अगर सेम कंप्रेसिव लोड के लिए अगर वायर डायमीटर मीन कॉइल डायमीटर दोनों को अगर हम डबल कर दें तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर में वो कितनी होगी। तो जैसा कि हमको पता है जो टॉमैक्स होगा वो कि कैसे देते हैं स्प्रिंग में, टॉमैक्स जो होता है 8 × KW डिवाइड FC डिवाइडेड बाई πD² होता है। KW क्या होता है, वाल फैक्टर होता है। वाल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 4C-1 डिवाइडेड बाई 4C-4 प्लस 0.615C। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं SSC JEE में, तो इसी कारण ये क्वेश्चन याद ही कर ले तो अच्छा है। C क्या होता है, स्प्रिंग इंडेक्स होता है D/D। तो यहाँ पे सी को हम D/D से रिप्लेस किए, तो ये मेरा जो यहाँ से मेरे को पता चला कि जो टॉमैक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है D/D³ के। अब D देखिए, D को हम 2D कर दिए और स्मॉल d को भी 2D कर दिए हैं, तो 2D का क्यूब हो गया। तो यहाँ से मेरे को पता चला कि जो नया वाला टॉमैक्स होगा वो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल टॉमैक्स। तो 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल टॉमैक्स अगर किए यहाँ पे 1/4 टाइम्स, तो ये कौन सा मेरा कितना आ गया आंसर 6 मेगापास्कल हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि अगर हम वायर डायमीटर ऑफ ए कंप्रेसिव हेलिकल स्प्रिंग को अगर इंक्रीज कर दे 2% से तो स्प्रिंग स्टिफनेस में कितनी चेंज होगी। तो जैसा कि हमको पता है कि जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होती है वो कितनी होती है GD/8 सी की जगह हम क्या पुट करेंगे D/D पुट किए, इसको सॉल्व किए, ये कितना आया GD⁴ डिवाइडेड बाई 8D³। अगर हम क्या किए कि जो डाया है वायर की वो 2% से बढ़ा दिया, मतलब 1.02D कर दिए, इसको पुट कर दिए 1.02D पुट कर दिए D के जगह, स्मॉल d के जगह, इसको सॉल्व किए, यहाँ से आ गया मेरा जो नया वाला जो स्टिफनेस आया वो आया 1.0824 K। अब मेरे को परसेंटेज चेंज निकालनी थी, तो नया वाला स्टिफनेस K' - K डिवाइडेड बाई K × 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व किए, यहाँ से मेरे को पता चला जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो है 8.24%।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम लेंथ ऑफ कॉलम को डबल कर दें तो क्रिटिकल लोड कितना हो जाएगा। जैसा कि हमको पता है क्रिटिकल लोड क्या होती है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एल ई का स्क्वायर। अगर हम एल ई को 2 एल ई कर दें, मतलब डबल कर दें, तो पी क्रिटिकल कितना हो जाएगा, एल ई के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ से पी क्रिटिकल कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ पी क्रिटिकल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अगर केस सिलेंडर कॉलम का केस है, अगर एक सिलेंडर कॉलम का जिसकी की लेंथ एल है और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई है और बिल्ट इन एट इट्स बेस एंड फ्री एट द टॉप, मतलब एक तरफ फिक्स है और दूसरे तरफ फ्री है। फिक्स और फ्री के केस में क्या हो जाता है, एल इक्विवेलेंट। फिक्स एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री होता है तो एल इक्विवेलेंट जो होता है वो 2L के इक्विवेलेंट होता है। तो हमको पता है क्रिटिकल लोड कितना होता है, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई का स्क्वायर। एल ई की जगह यहाँ पे क्या होगा, 2L होगा, तो 2L का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अगर पिन एंडेड कॉलम लेंथ एल है और उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है और मोमेंट सेकंड मोमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आई है और कंप्रेसिव लोड पी अप्लाई किया गया है, तो आपको बताना है कि क्रिटिकल बकलिंग लोड कितनी होगी। तो जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है पिन एंडेड है, पिन एंडेड का मतलब ये होता है कि एल इक्विवेलेंट जो होता है वो एल के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, इक्वल टू एल होता है। तो यहाँ से मेरा क्रिटिकल लोड कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई का स्क्वायर होता है, एल ई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, एल हो गया, तो पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि एक रॉड पी क्यू है जिसकी की लेंथ एल है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई है, हिंज है दोनों तरफ, दोनों एंड पे हिंज है। मेन है आपको फ्री एंड कंडीशन क्या दी हुई है, बकलिंग वाले क्वेश्चन में आपको मेन है कि एंड कंडीशन क्या दी हुई है ये पता होना चाहिए और उसका इक्विवेलेंट लेंथ कितना होता है वो पता होना चाहिए। जैसे कि हिंज है तो हिंज में एल इक्विवेलेंट मैं बता चुका हूँ वो कितना होता है, एल होता है। अगर एक एंड फिक्स हो दूसरा फ्री हो तो कितना होता है, 2L होता है। अगर दोनों फिक्स हो तो कितना होता है, L/2 होता है। और एक फिक्स और एक हिंज हो तो कितना होता है, वो होता है L/2। तो ये चारों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों एंड हिंज्ड है, तो मेरे भाई जब भी क्या होता है, जब भी बकलिंग होता है वो एक्सियल लोड के कारण होता है। तो मैं इस एफ क्यू के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना चाहा तो एफ क्यू के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एफ कॉस 45, वही रिस्पॉन्सिबल होगा बकलिंग के लिए। तो मैं इसको सॉल्व करने चला तो एफ कॉस 45 वही बकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल ई का स्क्वायर। एल ई की जगह यहाँ पे क्या होगा, एल होगा, क्योंकि दोनों एंड हिंज्ड है। तो यहाँ से एफ में निकाला तो एफ जो आया वो आया √2 टाइम्स पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। तो सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक कॉलम है जिसकी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन दी हुई है और लेंथ जो है कॉलम की 1 मीटर है। तो आपको बताना है जो सिलेंडर रेशियो होगा कॉलम का वो कितना होगा। तो जैसा कि हमको पता है सिलेंडर रेशियो कैसे देते हैं, एल ई बाई से, एल ई वाई के से। के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होता है, √ऑफ आई मिनिमम बाई ए होता है। आई मिनिमम का मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, हम ऐसे आई लेंगे जो कि मिनिमम हो। जैसे कि यहाँ पे 10 × 20 का जो दिया हुआ था क्रॉस सेक्शन, तो हम यहाँ पे 2 तरीका से आई लिख सकते थे। एक तो हम ये लिख सकते थे कि 10 × 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 होगा, या दूसरा हम ये लिख सकते हैं जो कि हम लिखे हैं 20 × 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। इनमें से कौन सा मिनिमम होगा, ये वाला मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ 10 का क्यूब है, यहाँ पे 20 का क्यूब होता तो ज़्यादा हो जाता। तो हमको हमेशा आई मिनिमम लेना है। तो आई मिनिमम लिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड किए, इसको सॉल्व किया। यहाँ से मेरे को पता चल गया जो रेडियस ऑफ गायरेशन आया वो आया 2.8867 mm। और एल इक्विवेलेंट दिया हुआ था मेरे को 1 मीटर दिया हुआ था, तो 1 मीटर को मैं mm में कन्वर्ट किया, 1000 mm हो गया। अब इसको सॉल्व किया, यहाँ से मेरे को पता चला जो सिलेंडर रेशियो आया वो आया 346.41 विच इज इक्विवेलेंट टू 346। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि एक कॉलम है जिसकी कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो आपको बताना है कि क्रिटिकल बकलिंग लोड का रेशियो कितना होगा। 2 केस में कंडीशन दी हुई है। एक है कि एक केस में जो है दोनों एंड क्लैम्प्ड है, मतलब दोनों एंड फिक्स है, और दूसरा केस में है दोनों एंड्स को हिंज किया गया। तो मैं क्या बोला हूँ कि दोनों एंड क्लैम्प्ड हो, दोनों एंड फिक्स हो, तो उस केस में क्या होता है, एल इक्विवेलेंट L/2 होता है। अगर दोनों हिंज्ड हो तो एल इक्विवेलेंट क्या होता है, एल ही होता है। तो इसको सॉल्व किए, इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों एंड अगर फिक्स है तो इस केस में कितना हो जाएगा, पी क्रिटिकल 4 पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। अगर दोनों एंशिएंट हो तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। दोनों का रेशियो निकाले, दोनों में क्या आ गया, 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक स्टील का
कॉलम है जो कि जिसकी की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी हुई है और दोनों एंड्स पे हिंज है और हाइट दी हुई है, तो आपको क्रॉस सेक्शन भी दी हुई है, तो आपको बताना है कि लोएस्ट क्रिटिकल बकलिंग लोड कितनी होगी। तो हमको पता है प्री क्रिटिकल कितना होता है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। अब हमको आई मिनिमम लेना था, तो इसी कारण बी डी क्यूब बाई 12 कर दिया, यहाँ डी जो है स्मॉल वाला का क्यूब किया, 10 का क्यूब कर दिया, तो मेरा आई निकल गया। अब हमको पता है दोनों एंड्स क्या है, हिंज है, तो एल इक्विवेलेंट कितना रह जाएगा, जितना एल दिया होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग रह जाएगा। एल जो था मीटर में था, 1 मीटर था, मैं इसको एमएम में कन्वर्ट कर लिया और इसको सॉल्व किया, यहाँ से मेरे को पता चला जो फोर्स आया वो आया 3289.86 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक स्ट्रेस फ्री मासलेस इलास्टिक बीम है जिसकी की लेंथ एल है और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है और दोनों तरफ फिक्स है और यंग्स मॉडुलस ई है और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है। अब क्या किए कि इसको यूनिफॉर्मली हीट किया गया है, तो बताइए कि जो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा रिक्वायर्ड अगर इस बीम को हमको बकल करवानी है। तो जैसा कि हमको पता है दोनों तरफ इन फिक्स है, तो हमको पता है थर्मल स्ट्रेस कितनी होगी, अल्फा टी इंटू ई। अगर हमको फोर्स निकालनी होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दिया, तो ये फोर्स हो गया, यही फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगा बकलिंग के लिए। तो बकलिंग के लोड पी क्रिटिकल जो निकालते हैं वो कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एल बाई 2 का स्क्वायर। एल बाई 2 क्यों किया, क्योंकि दोनों एंड जो था वो फिक्स था, तो फिक्स केस में एल इक्विवेलेंट कितना होता है, एल बाई 2 होता है, मैं बता चुका हूँ। तो एल बाई 2 हुआ, इसको सॉल्व किए, यहाँ से पता चला, यहाँ से जब सॉल्व किए, यहाँ से आई मिनिमम को हम डी के टर्म में रखे और इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से पता चला मेरे को कि जो राइज इन टेम्परेचर टी है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है डी स्क्वायर के। इसी कारण ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी की डायमेंशन दी हुई है और लेंथ दी हुई है बीम की और उस सिंपली सपोर्टेड है दोनों एंड पे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी हुई है, तो क्रिटिकल एक्सियल लोड आपको बताना है। तो जैसे कि हमको पता है कि पी क्रिटिकल कितनी होती है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाई एल का स्क्वायर। अब आई मिनिमम कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12, लेकिन कौन से डी के क्यूब करेंगे, स्मॉल वाला का, क्योंकि हमको आई मिनिमम लेना है। अब एल इक्विवेलेंट कितना होगा, सिंपली सपोर्टेड है मतलब दोनों एंड हिंज्ड है, तो हिंज्ड है तो कितना होता है एल इक्विवेलेंट, एल के कॉरस्पॉन्डिंग ही हो जाता है। तो ये 1.5 मीटर था, तो ये कितना हो जाएगा 1500 mm, अगर mm में कन्वर्ट करें तो ये आ गया। इसको सॉल्व किया, यहाँ से आया पी क्रिटिकल आ गया 1096.6227 न्यूटन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछी हुई थी कि आपको किलो न्यूटन में बताना था, तो किलो न्यूटन में कितना हो जाएगा 1.096 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि आपको एक मिनिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड पी कितनी रिक्वायर्ड चाहिए पिन एंडेड सिलेंडर कॉलम को बगल करवाने के लिए। तो हमको पता है पिन कंडीशन में कितनी होती है एल इक्विवेलेंट होती है एल के बराबर, तो पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर, तो एल की जगह एल ही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितना टेम्परेचर राइज रिक्वायर्ड है अगर हमको बकलिंग को इंड्यूस करना है, तो 1 मीटर लॉन्ग सर्कुलर रॉड में जिसकी की डायमीटर दी हुई है और रॉड को एज्यूम किया जा सकता है कि दोनों एंड पे पिंड है और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दी हुई है 20 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको और यूनिफॉर्म हीटिंग है बार की। तो जैसा कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस कितनी होगी, अल्फा टी के कोरस्पॉन्डिंग अल्फा टी होगी थर्मल स्ट्रेस। अब हमको अगर फोर्स इसके इक्विवेलेंट निकालना है तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर सकते हैं, अल्फा टी इंटू ए कर दिए, ए कितना होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये जो यही फोर्स तो क्या करेगा, बकलिंग करवाएगा, तो बकलिंग का कितना होगा लोड, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। एल कितना होगा, एल के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगा क्योंकि दोनों एंड हिंज्ड है, तो वहाँ से मैं ये पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर, ई कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से 40 का स्क्वायर, यहाँ से 40 का स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा क्या है, यहाँ पे सिर्फ 40 का स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ से टी जो राइज इन टेम्परेचर है उसके लिए सॉल्व किए, यहाँ से पता चला कि जो राइज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है 49.348 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इतना टेम्परेचर से और हीट कर दें तो जो इस रॉड में जो है बकलिंग स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू द टेम्परेचर राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अ फ्री बार ऑफ लेंथ एल। देखिए मेरे भाई, जब भी मैं बोला था कि थर्मल स्ट्रेस जब भी केस है तो आपको सबसे पहले एन कंडीशन पढ़नी है। एन कंडीशन में क्या है, फ्री बार है मतलब फ्री है, फ्री बार है मतलब फ्री है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो थर्मल स्ट्रेस आएगी कहाँ से, तो थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी इस केस में, 0 हो जाएगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक सिलेंड्रिकल रॉड है जो कि होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल की बनी हुई है और वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रेस्ट
कर रहा है और रॉड को हीट किया गया तो बताना है कि रेडियल और लॉन्गिट्यूडनल थर्मल स्ट्रेसेस कितना होगा, सिग्मा और सिग्मा जेड वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। तो जैसा कि इस केस में देखिए ये रॉड थी, इसको सरफेस पे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है और इस रेडियल डायरेक्शन में सिग्मा आर है और एक्सियल डायरेक्शन में सिग्मा जेड है। तो मेरे भाई इस डायरेक्शन में कोई क्या रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस डायरेक्शन में क्या रेस्ट्रिक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो दोनों डायरेक्शन में जब रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो स्ट्रेसेस कहाँ से आएंगे? तो इसी कारण कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सिग्मा आर इक्वल टू जीरो, सिग्मा जेड इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि एक स्टील रॉड है जिसकी की लेंथ एल है और डायमीटर डी है, दोनों एंड पे फिक्स है और यूनिफॉर्मली हीट कर रहे हैं। उसमें जो टेम्परेचर राइज है वो डेल टी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल जो है ई है और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो अल्फा है। तो बताना है आपको कि थर्मल स्ट्रेस कितनी होगी। तो दोनों एंड पे फिक्स है मेरे भाई। जब भी दोनों एंड पे फिक्स हो तो जो थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो कितनी आती है? अल्फा टी इंटू ई आती है। तो अल्फा टी इंटू ई, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी करेक्ट आंसर हो गया। टी को हम बोलते हैं राइज इन टेम्परेचर, यहाँ राइज इन टेम्परेचर को डेल टी से शो किया गया है तो डेल टी हो जाएगा। तो ई इंटू अल्फा इंटू डेल टी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि एक स्टेप्ड स्टील शाफ्ट शो किया गया था जिसपे कि टॉर्क अप्लाई की गई थी 10 न्यूटन मीटर की और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दी हुई थी 80 गीगा पास्कल। तो आपको बताना था कि स्ट्रेन एनर्जी शाफ्ट में कितनी होगी इन न्यूटन mm। तो इसको सॉल्व करने बैठे, यहाँ पे क्या है कि दोनों बार्स क्या हैं? दोनों बार्स सीरीज में हैं। तो सीरीज में क्या पता है हमको कि टी सेम रहता है, टॉर्क जो है वो सेम होता है। तो 10 न्यूटन मीटर जो होगा दोनों शाफ्ट में होगा। अगर हम दोनों को, एक को मान लीजिए ए बी, एक को मान लीजिए बी सी, अगर ए बी निकाली हो, ए बी में स्ट्रेन एनर्जी, तो वो कितना होगा? टी टॉर्सन इन ए बी का स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 जी जे। इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करने पे मेरा आया, ये किसके लिए वैलिड होगा? एक्स इक्वल टू जीरो से लेके 0.1 मीटर तक, 0 से 0.1 मीटर तक। तो इसको सॉल्व किया, यहाँ से सॉल्व करने पे जो आया इसमें स्ट्रेन एनर्जी ए बी में वो आया 1.0185 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। वैसे ही बीसी में निकालने चले तो बीसी में जो बीसी में होगा वो टॉर्क वही लेंगे बीसी में। तो बीसी में और एबी में दोनों में तो सेम टॉर्क है, 10 ही है तो 10 ही लेंगे। और डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 जी जे किए, इसको इंटीग्रेट किए 0 से लेके 0.1 के बीच में। ये भी तो यहाँ से यहाँ वैलिड है ना, 0 से 0.1 के बीच में ही है ना, अगर एक्स यहाँ से ले रहे हैं तो 0 से 0.1 के बीच में। तो ये आया, इसको सॉल्व किया, यहाँ से आया 16.297 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। तो टोटल हमको स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो यू ए बी प्लस यू बी सी हो जाएगी, दोनों को ऐड किए वो आ गया 17.30 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। लेकिन क्वेश्चन में पूछी हुई थी कि न्यूटन mm में बताना था, तो ये कितने हो जाएगा? 1.73 न्यूटन mm। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एक क्यूब है जो कि कॉन्स्टेंट है ऑल 6 फेसेस पे और उसको हीट किया गया है यूनिफॉर्मली, और जो राइज इन टेम्परेचर है वो डेल्टी है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल जो एक्सपेंशन है वो है अल्फा और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है और पॉइजन्स रेशियो म्यू है। तो आपको बताना है कि थर्मल स्ट्रेस कितना क्यूब में डेवलप होगी। तो इसको हम दो कंडीशन का इक्विवेलेंट सुपरपोजिशन मान सकते हैं। एक तो ये कि एक जो क्यूब है वो फ्री है। जब मान लीजिए ये फ्री है तो उस केस में जो एक्सपेंशन होगा इस डायरेक्शन में वो कितना होगा? अल्फा टी। इस डायरेक्शन में अल्फा टी, इस डायरेक्शन में अल्फा टी। तो वॉल्यूमेट्रिक कितने हो जाएगी? इप्सिलॉन एक्स प्लस इप्सिलॉन वाई प्लस इप्सिलॉन जेड हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 अल्फा टी प्लस, इसको हम क्या मान सकते हैं, प्लस एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि तीनों डायरेक्शन से स्ट्रेस लग रही है। क्योंकि अगर क्यूब है सारे फेसेस पे अगर कंस्ट्रेंट है, सारे फेसेस पे कंस्ट्रेंट है, तो इस डायरेक्शन में ये तो एक्सपैंड करना चाह रहा होगा, ये भी इस डायरेक्शन में एक्सपैंड करना चाह रहा होगा, ये भी इस डायरेक्शन में एक्सपैंड करना चाह रहा होगा। लेकिन क्या है, सब डायरेक्शन में क्या है? कांस्टेंट है। सब डायरेक्शन में क्या है? कुछ रेस्ट्रिक्शन है तो मूव नहीं कर पाएगा। उसके कारण क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। किस नेचर का आएगा? कॉम्प्रेसिव आएगा। अगर ये नहीं रहता वाल तो ये ऐसे एक्सपेंड करता। तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन को ये मान सकते हैं ना कि जो अगर दोनों कंबाइन करे तो जो कांस्टेंट फेस वाला जो क्यूब है वो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो वही हम यहाँ पे किए। इस केस में जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा जब फ्री होगा उस केस में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? 3 अल्फा टी। अगर मान लीजिए कांस्टेंट था उस केस में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कितना होगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला। अब हमको पता है सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड है और तीनों कंप्रेसिव है तो इसके जगह माइनस होगा, -3 सिग्मा बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू होगा। अब यहाँ से सिग्मा थर्मल निकाले तो सिग्मा थर्मल कितना आ गया? माइनस अल्फा टी ई डिवाइडेड बाई 1 - 2 म्यू। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि 2 थ्रेडेड बोल्ट है ए और बी, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं और
लेंथ दोनों का सेम है और सब्जेक्टेड है आइडेंटिकल टेंसाइल लोड को, सेम लेंथ है, सेम मटेरियल, सेम लेंथ और सेम आइडेंटिकल टेंसाइल लोड, तो इलास्टिक एनर्जी जो स्टोर्ड है बोल्ट ए में वो 4 टाइम्स है बोल्ट बी के कोरस्पॉन्डिंग। तो हम क्या किए कि मीन जो डायमीटर है बोल्ट ए का अगर 12 mm है तो आपको बताना है कि मीन डायमीटर ऑफ बोल्ट बी कितना होगा mm में। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्ट्रेन एनर्जी इन ए जो है वो 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन बी है। अब एक्सियल लोड के कारण स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, पी स्क्वायर एल अपॉन 2 होती है। तो पी स्क्वायर एल अपॉन 2 पी तो सेम है, एल भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, मतलब ई भी सेम है। तो सिर्फ क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व किया, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 4a हो गया। अब हमको पता है ए का डायमीटर 12 mm दिया हुआ है, 12 पुट किए, यहाँ से पता चला है सॉल्व किए, डी बी का जो डायमीटर आया वो आ गया 24 mm। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी की लेंथ एल है और फ्लेक्चुअल मॉड्यूलस यही है और उस पर एक पॉइंट लोड पी अप्लाई कर रहे हैं फ्रेम पे, तो आपको बताना है इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी। अगर मेरे भाई अगर कोई भी टाइप का लोडिंग हो, कोई भी टाइप का बीम हो, अगर उस पर सिंगल लोड हो तो हम डायरेक्टली स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर सिंगल लोड हो लेकिन वो ना तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो सिर्फ पॉइंट लोड होना चाहिए, हाफ इंटू पी इंटू डेल। तो स्ट्रेन एनर्जी जैसे यहाँ पे हमको निकालनी है, हाफ इंटू पी इंटू डेल से कैसे निकालेगा, हाफ इंटू पी इंटू इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड पे डिफ्लेक्शन कितनी होगी, फ्री एंड पे कितना होता है कैंटिलीवर में, PL³ डिवाइडेड बाई 3 यही होता है। तो पी डेल की जगह क्या लिख देंगे, PL³ डिवाइडेड बाई 3 तो ये कितना हो गया, P² L³ बाई 6 वही हो जाएगा, P² डिवाइडेड बाई 6 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक स्टील बार है, दोनों एंड पे फिक्स है जैसा कि फिगर में शो किया गया है, और जो राइज इन टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी हुई है। तो आपको बताना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल स्ट्रेस कितना होगा। तो जैसा कि हमको पता है दोनों एंड पे अगर फिक्स हो तो कितनी थर्मल स्ट्रेस डेवलप होती है, अल्फा टी होती है। तो अल्फा टी होगी तो अल्फा इंटू टी इंटू ई करेंगे, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया थर्मल स्ट्रेस 220 मेगापास्कल का है। और हमको ये भी पता है कि जब भी हम हीट करते हैं कोई भी रॉड को तो उसमें कौन सा स्ट्रेस होता है, अगर दोनों तरफ फिक्स हो तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये तो इधर जाने नहीं देगा, ये भी इधर जाने नहीं देगा, दोनों सपोर्ट इस पर किधर रिएक्शन लगाएंगे, इधर लगाएंगे, तो इसके कारण क्या होगा, कॉम्प्रेसिव होगा। तो राइज इन टेम्परेचर हमेशा कॉम्प्रेसिव लोड लाता है, तो इसके कारण हमको माइनस लिखना चाहिए था, -220 मेगापास्कल। लेकिन क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन में मेंशन थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल स्ट्रेस आपको मेंशन करना था, तो इसी कारण क्या 220 आंसर हो जाएगा, 220 मेगापास्कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।